नमस्कार, मैं कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। हिंदी साहित्य का प्रथम काल, जिसकी समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से निर्धारित की है। विद्वानों का एक समूह है, इसकी जो समय सीमा मानता है वो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इसकी समय सीमा निर्धारित करता है। दूसरी तरफ विद्वानों का एक ऐसा समूह था जो इसकी समय सीमा 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो समय बताया है, जिससे ज़्यादातर विद्वान ने सहमति जताई है, उसका समय है विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक। देखिए, सन और विक्रम संवत में जो है वो 57 साल का अंतर होता है। 57 साल जो है वो संवत आगे चलता है सन से, इसलिए अगर सन में हम इसे बदलेंगे तो विक्रम संवत 1050 में से 57 साल हम घटा देंगे, वो ईस्वी या सन में वो समय हम निकाल सकते हैं। तो विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय था, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, और यह नाम जो दिया गया है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को यह नाम दिया है। इस पर किस तरह का साहित्य आदिकालीन साहित्य था, किस तरह की रचनाओं का निर्माण इस समय किया गया, इस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आदिकाल का जो समय था, जो परिस्थितियाँ थी, वो किस तरह की थी। इन परिस्थितियों का ज्ञान हमें होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने सुना भी है, एक प्रसिद्ध उक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा समाज होगा, साहित्य वैसा ही रचा जाएगा, और समाज कैसा होगा, जैसी परिस्थितियाँ होंगी। तो इसलिए किसी भी समय के साहित्य को समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचनाओं को अगर हम ढंग से समझना चाहते हैं, अच्छे से उनको बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो हमें आदिकाल की परिस्थितियों का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले अगर बात करें आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, किस तरह का राजनीतिक माहौल उस समय था, किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ उस समय विद्यमान थी, तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह जो समय था, आदिकाल का जो समय था, वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उथल-पुथल वाला समय था। ये कह सकते हैं कि राजपूत जो राजा थे, उनके उत्थान पतन का समय इस समय था। एक तरफ जो आपस में जो राजपूत राजा थे, वो आपस में लड़कर निरंतर कमज़ोर हो रहे थे, निरंतर युद्ध करने की स्थिति उनके बीच में बनी रहती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो राजपूत राजा थे, वो 2 कारणों से मुख्यतः उनमें युद्ध की लालसा प्रबल रहती थी। एक तो था सुकुमार सुंदरियों के प्रति आसक्ति की भावना। जहाँ कहीं भी ये सुनते कि अमुक देश की राज्य की जो राजकुमारी है वो बहुत सुंदर है, इनके मन में उनको पाने की जो है वो उत्कंठा पैदा हो जाती, और फिर वो वहाँ पर युद्ध करने की तैयारी कर लेते थे। तो एक तो कारण था सुकुमार सुंदरियों के प्रति आसक्ति की भावना, दूसरा कारण था साम्राज्य विस्तार की कामना। और इन 2 मुख्य कारणों से आदिकाल के समय जो है वो निरंतर युद्ध हुआ करते थे, और इस निरंतर युद्ध करने का परिणाम ये हुआ कि जो राजपूत जो राजा थे, वो आपस में लड़कर इतने क्षीण हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे कि उसका जो फ़ायदा है वो भारत से आने वाले मुसलमान आक्रमणकारियों ने उठाया। बाहर से जो मुसलमान आक्रमणकारी भारत में आए, उनका विरोध करने का साहस अब राजपूत राजाओं के पास में नहीं बचा था, क्योंकि वो आपस में लड़कर जो है वो शक्तिहीन हो चुके थे। बाहर से जो विदेशी आक्रमणकारी आए, उनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और यहाँ की जो धन संपदा है उसको लूटना। महमूद गजनवी 10वीं शताब्दी में भारत आए, उन्होंने यहाँ पर लूटपाट मचाई। इसके पश्चात जो है मोहम्मद गोरी आए, उन्होंने भारत पर आक्रमणकारी किया, वो यहाँ की धन संपदा उन्होंने लूटी। तो विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर शासन करना यहाँ से प्रारंभ हो चुका था, और इसका मुसलमान का आक्रमणकारी को पैर जमाने का जो मौका दिया, वो कहीं न कहीं ये हिंदू राजाओं की आपस में जो परस्पर जो बैर भाव था, इसके कारण उनको ये साहस उनका हुआ। तो राजनीतिक परिस्थितियों की बात अगर हम करें तो बहुत ही उथल-पुथल वाला समय ये था। विदेशी आक्रमणकारी, मुसलमान आक्रमणकारी यहाँ पे पैर जमा चुके थे।
वो हिंदू जनताओं पर निरंतर अत्याचार किया करते थे। तो राजनीतिक दृष्टि से तो इस तरह का माहौल था, लगभग युद्धों का सा माहौल इस समय रहा। बात करें अगर सामाजिक परिस्थितियों की, तो देखिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर राज दरबार में राजा इस तरह के थे तो प्रजा भी किस तरह की होगी, वहाँ का माहौल भी किस तरह का होगा, वहाँ का वातावरण भी किस तरह का होगा। समाज में ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी, लोग आपस में आपसी फूट उन लोगों में भी थी, उनमें साहस नहीं था, एकता नहीं थी। एक छोटा सा भूभाग उसका राष्ट्र लोगों का हुआ करता था। एक तरीके से कहें कि तो संकुचित राष्ट्रीयता की भावना उस समय के लोगों के मन में विद्यमान थी। एक छोटा सा भूभाग है, वहाँ का राजा है, वहाँ की प्रजा है, इस यहीं तक मेरा संबंध है, इसके अलावा पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं रहता था। समाज में फूट की भावना विद्यमान थी। अगर नारी की बात करें तो वो नारी की तो स्थिति एक वस्तु मात्र, एक भोग की जो वस्तु होती है उस तरह की हो गई थी। कोई उचित सम्मान उनको वहाँ पर नहीं मिलता था। समाज ऐसा था, राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो धार्मिक परिस्थितियाँ भी किस तरह की थी, वो भी इसी तरह की थी। जिस तरह की प्रतिस्पर्धा हमें राजनीति में देखने को मिलती है, राजनीतिक परिस्थितियों में, उसी तरह की जो प्रतिस्पर्धा थी वो धार्मिक दृष्टि से भी हमें दिखाई देती है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग आदिकाल में उठ खड़े हुए। एक तरफ जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, शैव धर्म था, वैष्णव धर्म के लोग अनुयायी थे, और इनमें आपस में होड़ मची रहती थी कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग जो है वो अपने अनुयायी बढ़ाने में लगे हुए थे। तो आपस में ये प्रतिस्पर्धा की भावना इस समय विद्यमान थी। अलग अलग माध्यमों से अपने अपने धर्म का प्रसार करना इस समय के धार्मिक जो व्यक्ति थे उनका मुख्य उद्देश्य रह गया था। इस तरह से साहित्यिक अगर दृष्टि से हम बात करें तो साहित्य में भी हमें आदिकालीन जो साहित्य है उसमें बहुत ही विविधता दिखाई देती है। अलग अलग तरह का साहित्य लिखा गया। जैन धर्म के जो अनुयायी हुए उन्होंने जैन धर्म का प्रसार करने के लिए रास काव्य की रचना की। जो दरबारी कवि थे उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए जो ग्रंथ लिखे वो रासो काव्य के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। तो एक तरफ रास काव्य लिखे गए, रासो काव्य लिखे गए। इसी तरह से शैव धर्म में नाथ संप्रदाय के लोग हुए, सिद्ध संप्रदाय के लोग हुए, बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तो एक तरीके से विविधमुखी जो साहित्य है वो हमें आदिकालीन साहित्य में हमें दिखाई देता है। लौकिक साहित्य का निर्माण भी इस समय किया जा रहा था। भाषाओं की दृष्टि से भी अलग अलग तरह की भाषाओं में जो है इस समय साहित्य की रचना हो रही थी। एक तरफ जो है अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी, संस्कृत में भी लगभग रचना का दौर चल ही रहा था। दूसरी तरफ अभट्ट, जिसे हम पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं, उसमें भी रचनाओं का निर्माण करना आरंभ हो चुका था। मैथिली में रचना हो रही थी, अवधी प्राकृत में रचनाएं हो रही थी। तो अलग अलग भाषाओं में इस समय जो है वो साहित्य रचा जा रहा था। तो इन परिस्थितियों को अध्ययन करने के पश्चात अब हमें पता चल जाता है कि क्या कारण रहे थे कि आदिकाल का जो हिंदी साहित्य है उसमें इस तरह का विविधमुखी जो साहित्य है, विविध प्रकार का जो साहित्य है वो दिखाई देता है, क्योंकि परिस्थितियाँ भी उसी तरह की रही थी। राजनीतिक दृष्टि में जो उथल पुथल रही वो हम इस समय के रासो काव्य में हम देख सकते हैं। अगर हम रासो काव्य पढ़ते हैं तो हमें दिखाई दे जाता है कि निरंतर किस तरह से युद्धों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना उस समय का दरबारी कवि इस तरह का कार्य कर रहा था, क्योंकि उस समय जो है वो एक संकुचित राष्ट्रीयता थी। आश्रयदाताओं का बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना उस समय के दरबारी कवि की यूँ कह लीजिए कि ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए क्योंकि उनकी आजीविका उसी पर चल रही थी। अपने आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना उनकी मजबूरी समझ में आती है। मजबूरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनकी काम था ये। अगर वो यही काम नहीं करेंगे, उनका बढ़ा चढ़ा कर युद्धों का वर्णन नहीं करेंगे तो आश्रयदाता खुश नहीं होंगे। आश्रयदाता खुश नहीं होंगे तो उनको आजीविका ढंग के लिए धन संपदा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जब रासो काव्य हम पढ़ते हैं तो हमें वीर रस उसमें प्रमुखता दिखाई देते हैं। श्रृंगार रस की भावना, श्रृंगार रस के से संबंधित कविताएं क्यों लिखी गई? क्योंकि युद्ध का दूसरा कारण क्या था? सुकुमार सुंदरियों के प्रति आसक्ति की भावना। तो इस तरह से आदिकालीन परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो आदिकालीन हिंदी साहित्य को हम भली भांति समझ सकते हैं। अब हम आज इतना ही हम इस पर चर्चा करेंगे। अगली बार जो है हम आदिकालीन हिंदी साहित्य पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।